students, today we are going to read your lesson 2, The Sound of Music, Part 2. आपके लेसन 2, द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 1 हम आपको वीडियो जारी कर चुके हैं एवलिन ग्रैनी का। ये पार्ट 2 है द साउंड ऑफ म्यूजिक का, जिसमें कि हम द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां, ये टाइटल है पार्ट 2 का। इसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे। इसका ये फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट इसके साथ में वीडियो हम जारी करेंगे। फर्स्ट पार्ट में अब आप देखिए द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां, इस नाम से आपको कुछ याद आ रहा होगा। हम आपको कुछ पिक्चर दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, इनको आप पहचाने। डू यू नो दीज पीपल, व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले? क्या आप इन लोगों को जानते हैं? किस तरह के इंस्ट्रूमेंट ये बजा रहे हैं? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया हैं, फ्लूट, ये भी आप पहचान है कौन है। उस्ताद अमजद अली खान है। इस तरीके से आप कुछ आपके लिए छोड़े जा रहे हैं हम, इनको आप पहचान है, ये कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं ये आप समझें। इनको पहचानने से आपको लगेगा कि संगीत में हमारे भारतीय परंपरा संस्कृति में किस तरीके से क्लासिकल म्यूजिक रहा है। और ये पिक्चर आपको जो दिख रही है लास्ट, ये हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, संगीत सम्राट, जो शहनाई बजाते हैं। द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां, ये लेसन का टाइटल है, इन्हीं के ऊपर है, इन्हीं की स्टोरी हम इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द लेसन। आपने शहनाई के बारे में तो सुना ही होगा। शहनाई शादी त्योहारों में बजाई जाती है। शहनाई को बजाना मांगलिक समझा जाता है। शहनाई के बारे में सोचते ही आपके मन में संभवतः किसी शादी विवाह या इस प्रकार के किसी अन्य शुभ अवसर की कल्पना, एक इमेजिन उभर आती होगी। और अगला विचार हो सकता है कि आप जब शहनाई की बात करें तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को शानदार शहनाई बजाते हुए आपके दिमाग में इनका आए विचार। आइए स्टार्ट करते हैं हम। ये जब लेसन स्टार्ट होता है, एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। जब शहनाई का आविष्कार नहीं हुआ था तो उस समय पुंगी, जो आपने देखा हो सपेरे बजाते हैं, जो बजाते हैं उस तरह की वो पुंगी होती है, जो सांप के साथ सपेरे आते हैं वो बजाते हैं। तो इतिहास ये कहता है कि सम्राट औरंगजेब ने अपने महल में पुंगी नाम के इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने पर बैन लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया। क्यों? क्योंकि इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। इसकी जो आवाज़ थी वो बहुत ही कर्कश और तीखी थी, अच्छी नहीं थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। पुंगी नरकट यानी कि जो पाइप वाली चीज़ें होती हैं, उससे बने जो आवाज़ करने वाले यंत्र होते हैं, नाद करने वाले जो यंत्र होते हैं, नॉइज मेकर जो होते हैं, उनका नाम पुंगी पड़ गया था। फ्यू हैड जेनरिक नेम माने ए नेम गिवन टू ए क्लास और ग्रुप एज अ होल, यानी इस तरह के पूरे ग्रुप या क्लास को नाम दे दिया जाता है तो उसको जेनरिक बोलते हैं। तो पुंगी एक जेनरिक नाम हो गया था इस तरह के यंत्रों का। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। ये किसी ने सोचा होगा, शायद ही किसी ने सोचा होगा कि किसी दिन इसका पुनः उत्थान, रिवाइव हो जाएगा। ए बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, एक शाही महल में शाही परिवार का, एक शाही संगीतकारों का परिवार था, उससे एक नाई था, बार्बर था, उससे संबंधित, उनके परिवार से संबंधित, जिसकी शाही महल में पहुंच थी, यानी वो उस महल में आ जा सकता था। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, रॉयल पैलेस में उसका एक्सेस था। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, उसने उस पुंगी की जो आवाज़ खराब थी उसको सुधारने का निश्चय किया। He chose a pipe with a natural hollow stem
that was longer and broader than the pungi. उसने एक नेचुरल प्राकृतिक खोखला तना तना स्टेम जो बोलते हैं होलो पे खोखला तना चुना जो पुंगी की अपेक्षा अधिक लंबा एवं मोटा था. Than the pungi, longer and broader than the pungi, and made 7 holes on the body of the pipe. और उसने उस नली में 7 छेद कर दिए. When he played on it, और जब उसने उनको when he played on it, closing and opening some of these holes, तो उसने इनमें से कुछ होल्स को खोल करके और बंद करके जब बजाया, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड, तो बड़ी ही एक अच्छी धीमी और मधुर ध्वनि उसमें से निकली. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड. उसने उस वाद्य यंत्र को सम्राट और उसके जो परिवार के रॉयल्टी जो थे, सब शाही परिवार के लोग, उनके सामने उसको बजाया तो एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, हर कोई इम्प्रेस हो गया. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम. अब ये जो इंस्ट्रूमेंट बनाया था वो थोड़ा सा उस पुंगी से भिन्न था, अब उसे नया नाम देना था, न्यू नेम देना था. एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाहस चैम्बर्स. अब कहानी ऐसे है कि क्योंकि इसे सर्वप्रथम सम्राट के कमरे में बजाया गया था, एंड वाज प्लेड बाय ये नाई, बार्बर जिसको बोलते हैं नाई, तो ये नाई के द्वारा इसको बजाया गया था और शाह के कमरे में था, यानी सम्राट के कमरे में. द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई. तो इस प्रकार से इस इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई पड़ गया. तो इन दिस पैराग्राफ यू सी दैट Emperor Aurangzeb banned the playing of pungi in the palace. The reason was that it had a sharp and unpleasant sound. A barber thought to improve it, he chose a pipe with a natural hollow stem. He made 7 holes on its body. He played on it, closing and opening some of these holes. It produced a sweet sound. He played it before the royalty. It needed a name, so it was named after the player. He was a nai barber. It was first played in the Shah chambers. इस तरीके से इसका नाम पड़ा. The sound of Shehnai began to be considered auspicious. Auspicious यानी होता है promising to bring good fortune, यानी कि मांगलिक शुभ कार्य जिसको कहेंगे. शहनाई का स्वर मांगलिक समझा जाने लगा, शुभ समझा जाने लगा. एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग. और इस प्रकार से ये इस कारण से ये मंदिरों में बजाई जाती है और उत्तर भारत की हर शादी में ये बहुत आवश्यक होती है. इसको बजाना शुभ माना जाता है. आप फोटो में दिख रहे हैं, पुंगी इस तरह की होती है और शहनाई इस तरह की होती है. कितना डिफरेंस है इन दोनों में. पुराना रूप पुंगी का ये था, उसको सुधार करके ये शहनाई का रूप बना. इन द पास्ट द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत और नेचुरल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स. पुराने समय में राजा के दरबार में जो पारंपरिक रूप से 9 तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, 9 वाद्य यंत्र बजाए जाते थे, जिनको नौबत कहते थे. हमने इटैलिक में लिख रखे हैं ऐसे वर्ड जो हिंदी में जिनको यूज किया जाता है, हिंदी या उर्दू में, उनको इटैलिक कर रखा है. तो जो 9 वाद्य यंत्र थे जो राजा के दरबार में बजाए जाते थे, नौबत कहते थे, वो भी पार्ट होती थी शहनाई. Till recently, it was used only in temples and weddings. अब कुछ समय पहले तक इसका प्रयोग केवल मंदिरों एवं शादियों में ही होता था. The credit for bringing the instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. अब इस शास्त्रीय संगीत को, क्लासिकल को मंच पर लाने का जो श्रेय जाता है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है. As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of
डुमरांव। अब उनके जीवन के बारे में कुछ बात करेंगे। इन दिस ये जो पिछला पैराग्राफ था उसमें आपने देखा द साउंड ऑफ द शहनाई वाज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, सो इट इज प्लेड इन टेम्पल्स एंड एट वेडिंग्स in North India. Earlier, it was part of the traditional music groups. Ustad Bismillah Khan has brought it onto the classical stage. As a 5-year-old, 5 वर्ष की आयु में बिस्मिल्ला खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। बिहार की एक प्राचीन रियासत डुमराव जिसका नाम था, उसमें एक तालाब के किनारे गिल्ली डंडा बिस्मिल्ला खां खेला करते थे। यानी उनका बचपन जो है वो डुमराव, बिहार के डुमराव स्टेट में निकला था। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। अब नियमित रूप से वो भोजपुरी चैत गाने के लिए समीप के उनके पास में ही एक बिहारी जी का मंदिर था, उसमें वो जाया करते थे। At the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local महाराज। अब जब वो वहाँ चैत गाया करते थे मंदिर में, तो जब खत्म हो जाता था कार्यक्रम तो उसके अंत में जो स्थानीय लोकल महाराज थे वो 1.25 किलो का लड्डू इनाम में उस्ताद बिस्मिल्ला खां को देते थे। दिस हैपेंड 80 years ago, ये बात 80 साल पुरानी है। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और उस छोटे से बालक ने बहुत उन्नति की, बहुत दूर तक वो आगे आया और भारत की जो सर्वश्रेष्ठ असैनिक उपाधि है, नागरिक सम्मान जो होता है, असैनिक उपाधि होती है, सिविलियन अवार्ड, भारत रत्न जिसको कहते हैं, जो सबसे सम्मानजनक पद होता है, उसको उन्होंने पाया अंत में। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, अब 21 मार्च 1916 को बिस्मिल्ला खान का जन्म हुआ था। बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार, और वो बिहार की बहुत अच्छे प्रसिद्ध संगीतज्ञों के परिवार से थे, अच्छी प्रसिद्ध फैमिली थी उनकी। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। उनके दादा रसूल बख्श खां, उनका नाम था, भोजपुर राजा नरेश के दरबार में शहनाई नवाज थे। शहनाई नवाज मतलब हिंदी वर्ड बोला जाता था पहले इसको, इसलिए इसको इटैलिक में हम लिख रहे हैं जैसा लेसन में दिया है। हिज फादर पैगंबर बख्श, उनके जो पिता थे पैगंबर बख्श, एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। उनके पिता पैगंबर बख्श और उनके अन्य जो पैतृक पूर्वज थे खानदान के, वो भी महान शहनाई वादक थे। पैटर्नल एंसेस्टर्स माने एंसेस्टर्स ऑफ द फादर, यानी पिता के पूर्वज जो थे वो। दिस यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। अब इतने यहाँ तक के पैराग्राफ में आपने देखा, आपको एक बार थोड़ा इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बताना पड़ता है। एज अ 5-year-old बिस्मिल्ला खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन डुमराव in Bihar. He would go to the nearby Bihari Ji temple. There he would sing the Bhojpuri Chat. At the end he would earn a big laddu weighing 1.25 kg. It was on behalf of the local Maharaj. This happened 80 years ago. This little boy later earned the Bharat Ratna. It is the highest civilian honor. Bismillah Khan was born on March 21st, 1916 in a family of musicians in Bihar. His grandfather Rasul Baksh Khan was the Shehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. His father Paigambar Baksh and other ancestors were great Shehnai players. आगे पढ़ते हैं। The young boy took the music early in life. इस बालक ने संगीत छोटे जीवन में ही सीखना आरंभ कर दिया था। एट द एज ऑफ 3,
जब वो 3 साल का था, when his mother took him to his maternal uncle's house, तो जब उसकी माँ उसके मामा के घर इन बनारस में उसके मामा का घर था, वहाँ ले जाती थी साथ में। नाउ वाराणसी, अब उसको वाराणसी कहते हैं। बिस्मिल्लाह was fascinated watching his uncles practice the शहनाई। तो बिस्मिल्लाह अपने मामा को शहनाई का अभ्यास करते, प्रैक्टिस करते हुए देख करके बहुत अट्रैक्टेड, फैसिनेटेड, मोहित हो जाते थे। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying हिज अंकल, तो जल्दी ही बिस्मिल्लाह ने अपने मामा अली बख्श के साथ अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। तो जहाँ पर कि ये इसके मामा अली बख्श वाराणसी के विष्णु मंदिर में जाना आरंभ कर दिया उनके साथ में, और उसके मामा शहनाई बजाने वाले के रूप में वहाँ मंदिर में लगे हुए थे। और अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श शहनाई बजाता था और बिस्मिल्लाह घंटों तक लगातार कैप्टिवेटेड, मंत्रमुग्ध होकर के बैठे रहते थे। ऑन एंड फॉर आवर्स, ऑन एंड, ऑन माने फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके वो लगातार बैठे रहते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, धीरे धीरे उन्होंने इस यंत्र को बजाने के पाठ, लेसन्स मिलने लगे उनको। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और वो पूरे दिन बजाने का वो अभ्यास करते थे। For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. आने वाले जो अगले कई दिन थे, कई वर्षों तक बालाजी और मंगला मैया के मंदिर और गंगा तट पर इस युवक शिष्य के मनपसंद स्थान बन गए। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागाज दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। वहाँ वो एकांत में अभ्यास करते थे और गंगा के बहते पानी से प्रेरित होकर के तत्काल उन्होंने नए नए राग की तत्काल रचना करना शुरू कर दी थी। वो तत्काल रचना कर लेते थे वहाँ गंगा मैया के किनारे, जो पहले शहनाई के सीमा क्षेत्र से परे समझे जाते थे, बियॉन्ड समझे जाते थे, लोग जानते नहीं थे। ऐसे ऐसे राग का उन्होंने बनाना शुरू किया। एट द एज ऑफ 14, जब 14 वर्ष की आयु उनकी हुई, बिस्मिल्लाह accompanied हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। तो बिस्मिल्लाह अपने मामा के इलाहाबाद संगीत सभा में वो गए। इससे पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं 5वें पैराग्राफ का। द यंग बॉय बिस्मिल्लाह खान took to music early in life. At 3, his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras. He was attracted towards his uncle's practice, the Sehnai. Soon he started going with his uncle Ali Baks to the Vishnu temple in Varanasi to play the Sehnai. Soon he started practicing the playing of the instrument. For years, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the places where he could practice. The flowing waters of the Ganga inspired him to invent new ragas. Let's start. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह अपने मामा के साथ इलाहाबाद की संगीत सभाओं में गए। एक्कम्पनीड माने होता है साथ में जाना, तो म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में वो गए इलाहाबाद। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, और जब वो अपने वादन के अंत में जब उन्होंने अपना बजा लिया, वहाँ पर उस्ताद फैयाज खान पेटेड द यंग बॉयज बैक। उस्ताद फैयाज खान वहाँ थे, उन्होंने इस युवक के बिस्मिल्लाह खान की पीठ थपथपाई। वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट,
उन्होंने कहा परिश्रम करो और सफल हो जाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के खुल जाने से, जब 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया का रेडियो स्टेशन खुला, तो वहाँ खुल जाने से बिस्मिल्लाह को एक बड़ा बिग ब्रेक यानी बड़ा अवसर प्राप्त हुआ। बिग ब्रेक माने होता है बड़ा अवसर प्राप्त होना। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और वो शीघ्र ही प्रायः सुने जाने वाले, अक्सर लोग सुनते थे उनको, सुने जाने वाले शहनाई वादक बन गए। अक्सर लोग उनकी बात को सुनते थे। तो इन दिस पैराग्राफ वी सी दैट एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. The opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 became a big break for him. He became a Sehnai player on radio. When India gained independence on 15th August 1947, जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, स्वतंत्रता प्राप्त की, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। अब शहनाई को बजाना मांगलिक समझा जाता है, शुभ समझा जाता है। तो जब देश ने आज़ादी पाई तो वहाँ स्टेज बनी, और तो वहाँ बिस्मिल्लाह खान अपने शहनाई वादन से राष्ट्र का अभिवादन, ग्रीट द नेशन करने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने शहनाई बजाई थी। He poured his heart out into rag kafi from the Red Fort to an audience which included पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने उस दिन अपनी भावनाओं को लाल किले से, रेड फोर्ट से, अपने पूरे जो श्रोतागण सुन रहे थे उनके सामने उड़ेल दिया। पूरी दिल की मन की भावना से उन्होंने उस दिन शहनाई बजाई, जिसमें श्रोतागण जो थे उनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी वहाँ सम्मिलित थे। Who later gave his famous Tryst with Destiny speech। और उस दिन तत्पश्चात जब शहनाई के बाद में नेहरू जी ने उस दिन अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था, जो बहुत फेमस है, देश के स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद में। उसको बोलते हैं हिंदी में भाग्य से मुलाकात, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये एक बहुत फेमस स्पीच थी जो नेहरू जी ने लाल किले से दी थी। तो यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी। इसका सेकंड पार्ट में आगे की कहानी आप देखेंगे, वो लास्ट पार्ट होगा, उसमें कहानी पूरी हो जाएगी। यहाँ आपको एक महत्वपूर्ण मैसेज स्क्रीन पर दिख रहा है। यदि आप अपनी स्टडी जारी रखना चाहते हैं रेगुलर रूप से, तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप क्लासेस, then message us on our WhatsApp number 6264472391। आप अपने स्कूल का नाम और जिला डिस्ट्रिक्ट लिख करके हमें इस नंबर पर मैसेज करें। आप हमारे रेगुलर व्हाट्सएप ग्रुप क्लासेस 9 से 12 तक ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप ग्रुप में ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे रेगुलर वीडियो आपको मिलते रहें। आपकी वीडियो के नीचे लाल से इस तरीके से सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा होगा, आप देखेंगे। उस सब्सक्राइब बटन को आप दबाते ही, जब आप दबा देंगे तो इस तरीके से जब सब्सक्राइब चैनल हो जाएगा तो इस तरीके से वाइट दिखने लगेगा, वो सब्सक्राइब लिखा हो जाएगा। और फिर बगल में बेल आइकॉन है, घंटी, इसको आप दबाएं, 3 ऑप्शन आएंगे। इसमें आपको ऑल वाला ऑप्शन दबाना है, जिससे कि मेरे सारे ग्रामर वगैरह के वीडियो आपके पास रेगुलर पहुंच जाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।